तो हेलो गाइस, आ जाते हैं लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल, ये शिवन पार्वती आशुतोष कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग बचा हुआ चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने पहले तो पढ़ लिया था, हमें लिविंग क्या होता है इसके बारे में। ठीक है। हम्म उसके बाद हम देखो, पहले ने पढ़ा था लिविंग के बारे में। तो लिविंग क्या है, लिविंग ऐसा फीच मतलब पहले ने पढ़ा बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है, ये साइंस क्या है। साइंस एक ऐसा ब्रांच है जहाँ हम लोग किसी चीज़ की जानकारी को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ को परफेक्ट किसी भी चीज़ का परफेक्ट नॉलेज रखते हैं, इसे हम लोग साइंस कहते हैं। फिर आता है बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी क्या होता है, तो बायोलॉजी एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जहाँ पर हम लोग ये पढ़ते हैं कि लिविंग कैसे बड़ा होता है, नहीं होता है, लिविंग के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, मतलब लिविंग होने वाले ये सारे के सारे लिविंग रिलेटेड और लिविंग के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं। ठीक है। बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। बोटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट का एक्स्ट्रा ब्रांच है जिसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर पूछा लिविंग क्या है, तो लिविंग का ऐसा फीचर है जो किसी भी देखो, लिविंग एक ऐसा कह सकते हैं कि एक मतलब बोलते हैं ना, लिविंग जो होता है वो एक ऐसा फीचर है जो किसी भी बॉडी में पाया जाता है। और लिविंग हमें ये बतलाता है कि सामने वाला बॉडी जो है वो मतलब कि लाइव है कि नहीं है, सजीव। तो लिविंग तुम जानते हैं लिविंग बॉडी क्या होता है, एवरीथिंग दैट कैन ग्रो, मूव, कॉन्सियसनेस, दैट इज कॉल्ड लिविंग। वो हर एक चीज़ जो मूव कर सके, लिविंग कर सके, मतलब मूव कर सके, खा पी सके, चल फिर सके, उसे हम लोग बोलते हैं लिविंग बोलते हैं। ओके। फिर उसके बाद इसके कुछ लिविंग के बारे में कुछ गुण है। जैसे लिविंग जो होता है उसका जो होता है ना, लिविंग जो होता है उसका साइज वेरी करता है, अलग अलग होता है। लिविंग के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल होते हैं, लिविंग के अंदर प्रोटोप्लाज्म होते हैं। लिविंग जो होते हैं, जितनी भी धरती पर लिविंग है उसका यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो सेल होगा। लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में मेटाबॉलिक का रेट बढ़ता है और कैटाबॉलिक में मेटाबॉलिक का रेट घटता है। जैसे कि एनाबॉलिक का एग्जाम्पल हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे हम लोग एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और कैटाबॉलिक जहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, मतलब कि रेस्पिरेशन में जहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। ओके। फिर हम लोग जानते हैं कि जो लिविंग है वो मूव कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, मतलब चल फिर सकता है, अपनी जगह पे ही थोड़ा सा हिल हो सकता है। फिर हम पढ़ते हैं कि लिविंग जो होता है वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, खुद को डेवलप कर सकता है। लिविंग जो होता है 8वां नंबर में बोल रहा है, लिविंग में जो होता है एक खुद का सेंसिटिविटी होता है, मतलब वो सेंस कर सकता है। ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक होता है निगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है। ओके ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है। लिविंग के अंदर होम्योस्टैटिस होता है। लिविंग के अंदर और भी अदर टाइप के प्रोसेस होते हैं, और लिविंग का डेथ भी होता है। तो ये सब लिविंग के फीचर्स हो गए, ठीक है, कॉमन फीचर जो कि लिविंग में बहुत इंपॉर्टेंटली होते हैं। अब आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा मतलब कि ब्रांच है बायो का, जहाँ पे हम लोग अर्थ पे रहने वाले सारे एग्जिस्टेंट एनिमल के बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ मैक्रोब्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ एम्फीबियन होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जीव होते हैं, उनका अलग अलग टाइप का फूड होता है। और इस सब कंटामिनेट करके एक पर्टिकुलर एरिया में दिखलाना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग वाला डाइवर्सिटी, मतलब कि अर्थ पे जितना भी लिविंग का वेराइटी है उसे ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी करने के लिए हमें 3-4 बात जाननी होती है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी मतलब होता है किसी चीज़ को पहचान कर, जानकर उसका, देखो पहले टैक्सोनॉमी क्या है, किसी चीज़ को परफेक्ट वे में अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम किसी को देखते हैं, जानते हैं, नाम देते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है। जबकि सिस्टमेटिक भी होता है, सिस्टमेटिक एक ऐसा वर्ड है, मतलब ये भी ब्रांच है, जहाँ पे क्या होता है, ये टैक्सोनॉमी का छोटा ब्रांच है, जिसमें क्या होता है ओनली किसी चीज़ को अरेंज करना ही सिस्टमेटिक कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है इसमें जीवों का वर्गीकरण क्या होता है। तुम लोग पहले तो ये जान लो कि जीवों का जो क्लासिफिकेशन जो होता है ना, जीवों को अलग अलग बांटना क्या कहलाता है, उसका क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। और जीवों को क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप बोला जीवों मतलब जीव का क्लासिफिकेशन करते क्यों है। देखो मेन जो था हमारा जीव का क्लासिफिकेशन करने का मेन कारण होता है जीवों के बारे में पहचाना। जैसे बहुत सारे जीव जो होते हैं, अगर उसका नाम ना दिया तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी वो किस नाम से पुकारा जाए। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसका नाम तो हमें पता होता है बट हम कन्फ्यूज होते हैं वो है क्या। जैसे स्टार फिश हो गया, वो स्टार है कि फिश है। जैसे सिल्वर फिश, वो सिल्वर है या फिश है, ये हमें कन्फ्यूजन होता है। डॉग फिश में वो डॉग है या फिश है।
तो ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर देने के लिए क्या करना चाहिए, तो नॉमेनक्लेचर देने, देखो नॉमेनक्लेचर जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण होता है, और नॉमेनक्लेचर आगे जाकर दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है बाइनोमियल, एक तो ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में दो नाम आएंगे, जिसमें एक होगा एक होगा जीनस और एक होगा स्पीसीज, जबकि ट्राइनोमियल में तीन नाम आएंगे, पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीसीज, थर्ड होगा सब स्पीसीज, ठीक है ना। जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, और सब स्पीसीज और सब स्पीसीज जो है स्मॉल लेटर से होता है, ठीक है। इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। और नेमिंग के लिए भी तीसरा प्रोसेस है, ICBM हो गया, ICZN हो गया। ICBM में हम लोग ये प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं, और ICZN में हम लोग एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसमें कुछ भी नया बात नहीं था, ठीक है। ऐसे कुछ रूल्स है वो देख लीजिएगा। कुछ नेम्स दे रखे, जैसे मोर का है हमारा पेवोक्रिस्टेस, बाघ का है पैंथेरोटिग्रिस, और मतलब बोलते नहीं गोडावन का है हमारा कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स, ठीक है। फिर है चिंकारा का है गजेला, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ और नाम दे रखे, जैसे कि कुछ सांप का है, ये कोबरा सांप जो होता है उसका होता है नाजा, कुत्ता का होता है कैनिस फेमिलियसिस, फिर उसका बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका, फिर गेहूं का होता है ट्रिटिकम एवेस्टिकम एंड मटर का होता है पाइजम टाइपम, ठीक है। ये कुछ नेम्स है, इसे हम लोग याद रखेंगे। फिर है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मैंने अभी बताया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में तीन नाम आएंगे, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। जीनस कैपिटल, स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों जो होते हैं स्मॉल लेटर्स होंगे, और लास्ट में साइंटिस्ट का नाम ऐड कर देंगे। फिर अब यहाँ आता है हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। देखो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज़ को स्टेप वाइज या रैंक वाइज को अरेंज करते हैं, और उसका हर एक अरेंजमेंट में छोटा स्पीसीज होता है, उसे हम लोग टैक्सोन कहते हैं, ठीक है। और इसको अरेंज करने के लिए पहले क्या होता है, पहले हम लोग देखेंगे सबसे ऊपर जो फाइलम होता है, मतलब जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं किंगडम। किंगडम के नीचे आता है फाइलम, फाइलम के नीचे आता है क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पीसीज, ओके। अब स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज हमने जाना ही था पिछले क्लास में। स्पीसीज क्या है, मतलब स्पीसीज में हम लोग स्पीसीज सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा स्पीसीज है, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के जो जीव होते हैं ना उसका मीटिंग हो सकता है। मतलब उसमें देखो स्पीसीज जो है एक स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ यूनिट है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लिविंग जो होते हैं उसका जो चीज़ होता है मैच कर जाता है। और कुछ ऐसे भी धरती पे जीव है जिसका जो होता है जीनस अलग होता है बट स्पीसीज सेम होते हैं, ठीक है। इसी को ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है ना कि आप लोग जानते ही वैसे बात, जो कुछ नया था नहीं, कुछ नाम दे रखा है, इसको देख लेना, ठीक है। फिर हम आता है जीनस के बारे में, ठीक है। तो अब जीनस के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा था। अब स्टार्ट करते हैं हम जीनस, हमारा टॉपिक यही से पढ़ना था हमें। देखो जीनस क्या होता है, वंश संबंधित जातियों के एक संवर्ग जिसमें स्पीसीज के लक्षण एवं अन्य वंश की जातियों की तुलना में अधिक समान होते हैं। कहा जा सकता है कि वंश समीपस्थ संबंधित जातियों यानी कि क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज का समूह है। जैसे आलू, पोटैटो, टमाटर तथा ब्रिंजल अलग अलग जाति है, लेकिन आधारभूत समान के कारण ब्रिंजल अलग अलग जातियों के कारण आधारभूत समान के कारण ये जो होते हैं ना ये तीनों जातियाँ सोलेनम वंश यानी कि जीनस सोलेनम में आती है। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, जो अनेक लक्षणों से में समान होते हैं। सभी वंश पैंथेरा जीनस मतलब इस ऐसे जितने भी जीव होते हैं उसके लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में पैंथेरा आता है, तो जीनस क्या होता है सेम होता है। कुछ तीन टाइप के जीव होते हैं, जैसे कि देखो जीनस मतलब होता है नेम का फर्स्ट वर्ड, उसे हम लोग जीनस कहते हैं, ठीक है ना। जीनस जो होता है, देखो जीनस के अंदर स्पीसीज जो होते हैं उसका कॉमन कैरेक्टर पाया जाता है, और फैमिली के अंदर जीनस का कॉमन कैरेक्टर पाया जाता है, और ऑर्डर के अंदर फैमिली का कैरेक्टर पाया जाता है। और देखा जाए तो क्लास के अंदर ऑर्डर का ग्रुप मतलब सेम ग्रुप पाया जाता है, और फाइलम के अंदर क्लास का ग्रुप पाया जाता है, और किंगडम के अंदर ये सारे के अंदर ग्रुप पाया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, कुछ नया बात है उसमें था नहीं, ये काफ़ी बेसिक बात है, ठीक है। हाँ, फिर बोल रहे हैं हमारे इसी में कि कुछ फैमिली है, कुल फैमिली संबंधित जातियों एवं अलग अलग तथा उच्च श्रेणी का संवर्ग कैटेगरी है, लेकिन जातियों की उपेक्षा वंश में कम समान होती है। जीवधारियों की कायिका वेजिटेटिव तथा जनन गुणों रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के आधार पर कुलों की पहचान यानी कि पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए पौधे में सोलेनम या फिर लाइकोपर्सियन तथा धतूरा तीन विभिन्न वंश है जिन्हें कुल सोलेना में रखा गया है। पशुओं वंशों पैंथेरा जिसमें
शेर तथा चीता जातियों को वंश फैलिस जिसमें कैट आती है तथा उसके साथ फिलिडे में रखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, फिलिडे में कहाँ होता है और स्पीसीज में कहाँ होता है। ओके, इसमें कुछ नया बात नहीं था, ये कॉमन से चीज़ें थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो जीनस क्या है, जीनस में क्या होते हैं, इसके जीन्स सेम होंगे, और कुछ फैमिली में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके फैमिलीज मैच करते हैं। जैसे कि एक ही फैमिली फैलिस के अंदर बहुत सारे कैट फैमिली को रखा गया है। एक ही फैमिली बोलते नहीं है लायंस टाइगर्स एंड जो मतलब ये जो लायंस टाइगर एंड जो लेपर्ड है, इसे एक फैमिली में रखा गया है जिसका नाम पैंथेरा है। ओके, हाँ, और फिर से अलग अलग जो सोलेना है, धतूरा है, इसे एक ग्रुप डाला गया जिसको बोलते हैं सोलिना। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मैच, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो घटता चला जाएगा। ठीक है, अब आता है ऑर्डर। संबंधित कुलों यानी रिलेटेड फैमिली के समूह के से एक गण ऑर्डर का निर्माण होता है, अर्थात कुल समूहों का गण की जाती है। इसमें लक्षणों की समानता के कुल विभिन्न वंश की अपेक्षा में कम होती है। उदाहरण के लिए पादप कुल जैसा, यानी कि ये बोलते हैं इसको पापावरेशी, ठीक है, क्रूसीफेरी या फिर और कैपारिडेशी, ठीक है ना, कैपारिडेशिया, इसको इंग्लिश में कैपारिडेशिया बोलते हैं, हिंदी में कैपारिडेशी बोलते हैं, को मुख्य रूप से पुष्पीन लक्षण यानी कि फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर पैराटेल्स गण यानी कि ओरल पैराटेल्स में रखा गया है। ठीक है ना, तो ऑर्डर्स को ध्यान रखना। ऑर्डर्स में क्या होते हैं, सेम टाइप के फैमिली ग्रुप्स के बहुत सारे फीचर्स मैच करते हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें याद रखना। ओके, हाँ, जब सेम टाइप के फैमिली मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्डर बनते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि पेपावर्सी और क्रूसफेरी, और दे रखा है कैपेरिडेसी, और भी बहुत सारे फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं जिसको ये सब को जो है फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे एक ग्रुप में रखा गया जिसको हम लोग पेरिएटल्स कहते हैं। ओके, अब ऑर्डर क्या होता है, देखो समझो, ऑर्डर में क्या बोल रहा है, मतलब कि क्लास में क्या बोल रहा है, ऑर्डर तो हो गया ना, क्लास में क्या होता है, देखो, और ये जब सेम टाइप के ऑर्डर मिलते हैं तो हमारा क्लास का फॉर्मेशन होता है। यही वही बात यहाँ लिख रखा है। यह समान गणों यानी कि ऑर्डर्स का संवर्ग है जिसके इसमें संबंधित गण रखे जाते हैं, जैसे कुतरने वाले जंतु का गण रोडेंशिया, समुद्री स्तनियों का गण सिटेशिया, मांसाहारी प्राणियों का गण कार्निवोरा तथा प्राइमेट्स का गण जिसमें बंदर गोरिल्ला आते हैं स्तनधारी मैमेलिया क्लास में रखा गया है। फिर है संघ फाइलम। विभिन्न संबंधित वर्गों को समूह संघ फाइलम कहलाता है। विभिन्न वर्गों जिनमें जंतु जैसे मछली, फिशेज, उभयचर, सरीसृप, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्तनधारी और कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड और खोखला ये तंत्रिका, जैसे कि डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, जिनके आधार पर इन्हें कॉर्डेट में रखा गया है। और देखा जाए तो पौधे में कुछ समान लक्षण वाले वर्गों को उच्चतर संवर्ग में रखा गया है जिसे प्रभाग कहते हैं। ठीक है, तो याद रहे, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, तो देखो पहले क्या बोल रहा है, फाइलम क्या होता है, जब सेम टाइप के क्लास मिलते हैं तो फाइलम बनता है। इसमें कुछ ऐसे ग्रुप ऐसे एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब फाइलम में आते हैं। फाइलम में भी कुछ जो होते हैं, अगर देखा जाए कुछ ऐसे जीव है, जैसे कि मान लो कि कोई एम्फीबियंस है तो हम उसको नोटोकॉर्ड को देखते हुए उसे डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम में डालते हैं। और कॉर्डेट्स में भी उसका मेन जो बेसिस होता है वो कॉर्डेट, मतलब कॉर्डेट के अकॉर्डिंग मतलब उसको अलग अलग बांटा जाता है। और देखा जाए जितने भी प्लांट है, प्लांट को हम लोग उसको जो होते हैं वो डिवीजन ग्रुप में डालते हैं। ठीक है ना, फाइलम में भी एक होता है डिवीजन, एक होता है फाइलम। तो डिवीजन के अंदर प्लांट आएंगे, फाइलम के अंदर एनिमल आएंगे। ओके, अब आता है किंगडम के बारे में, जिन जगत के बारे में कह रहा है। यह वर्गीकरण का सर्वोच्च स्वर्ग है। इसमें कुछ समान गुण वाले फाइला या तथा प्रभाग आते हैं। जंतुओं के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को संवर्ग प्राणी जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जबकि विभिन्न प्रभागों यानी डिवीजन के सभी पौधा को पादप किंगडम प्लांटी में रखा गया है। इस प्रकार के
इस प्रकार के ये उच्चतम स्वर्ग जंतु एनिमल किंगडम तथा प्लांट किंगडम में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, इस पूरे में ये कह रहा है जब सेम टाइप के फाइलम मिलते हैं, डिवीजन मिलते हैं, तो किंगडम बनता है, जिसमें हम लोग फाइला किंगडम दोनों ही कंक्लूड होते हैं। और देखा जाए तो किंगडम जो होते हैं आगे जाके दो पार्ट में बढ़ते हैं, एक होते हैं एनिमल किंगडम, एक होते हैं प्लांट किंगडम। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हायरार्की ऑफ कैटेगरी क्या होता है। देखो, ठीक है, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज देखा जाए तो विभिन्न वर्ग की संवर्गों को एक ही आरोही यानी कि असेंडिंग पदानुक्रम हायरार्की में व्यवस्थित किया जा सकता है। चित्र 1.1 में ऐसी वर्गीकरण पदानुक्रम वर्गीकरण यानी कि हायरार्कियल क्लासिफिकेशन पदानुकरण वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, लेकिन इसमें स्पीसीज से लेकर किंगडम तक विभिन्न वर्गीकों संवर्गों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया था, जिसमें सबसे छोटी अर्थात ये स्पीसीज सबसे नीचे है और सबसे बड़ा उच्चतम संवर्ग जगत यानी कि किंगडम जो है सबसे ऊपर है। वर्ग की वैज्ञानिक ने इन बड़े संवर्गों को उप स्वर्गों यानी कि सब कैटेगरी में विभाजित किया, जिससे विभिन्न टैक्सा को उचित वर्गीकृत यानी कि टैक्सोनॉमिक पोजीशन देने में सुविधा हुई। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो कैरोलस लिनियस है ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया था जिसमें स्पीसीज सबसे नीचे थी और किंगडम से ऊपर था। देखो जैसे जो हम लोग स्पीसीज का जीना जाएंगे, फैमिली जाएंगे, ऑर्डर जाएंगे, तो हमारा उसका जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो घटता चला जाएगा, और जैसे किंगडम से नीचे आएंगे वैसे कॉमन कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसे नीचे तो ऊपर जाएंगे साइज का भी बढ़ना होता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं था। और बाद में बोला गया कि इसमें बाद में जो होता है ये स्पीसीज जीनस तो ठीक है, सब स्पीसीज को भी खोजने का मेन तात्पर्य ये था ताकि इसको मतलब बारीकी से और ज़्यादा जान सके। ओके, और तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। देखो चित्र 1.1 तो हमने देख ही लिया। अब इसमें दे रखा है एक ICBM यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। देखो ये कुछ नहीं है, बोटानिकल मतलब होता है ये प्लांट के मतलब बारे में। ठीक है ना, तो हम प्लांट के बारे में कुछ सफिक्स को जानेंगे। ठीक है, मतलब कैसे पहचानेंगे, तो सफिक्स पहचानने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट ले तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मतलब मान लो कहीं नाम दे दिया गया हो और वो प्लांट में किस ग्रुप का है आपसे पूछ सकता है, तो उस टाइम कन्फ्यूजन हो उससे पहले हम लोग उसको अभी क्लियर कर लेते हैं ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा है बहुत सारे में फाइटा आ जाए, जैसे कि हमारा ब्रायोफाइटा आ जाए, तो ब्रायोफाइटा क्या है, तो वो प्लांट है। तो क्लियर हो गया। अब प्लांट में कौन सा ग्रुप है, तो डिवीजन का है। फिर बोल रहा फाइटिना, फाइटिना जो होता है सब डिवीजन का पार्ट है। फिर ऑप्सिडा जैसे कि ट्रायोप्सिटा, ट्रायोप्सिटा जो है वो क्लास के अंदर आएगा। फिर ऑप्सिडे, ऑप्सिडा अगर दिया रहे तो सब क्लास में आएगा। अगर ऑर्डर दिया और एल्स दिया जैसे कि जैसे कोई भी नाम दे दिया एल्स किसी तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डर। ठीक है, और उसी के नीचे एनआई लगा जाए तो उसे हम लोग सब ऑर्डर कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अगला है एशिया, जैसे कि फिबेसिया, फिबेसिया में जो और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि वो जो क्या है वो फैमिली हो जाएगा, और अगर ओडिया आ जाए तो हम उसे सब फैमिली कह देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग रट लेना किसी भी तरह, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से बहुत काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ पार्ट दे रखे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम लोग कुछ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये पूरा ही याद कर लो, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो होते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, प्लस में ये आपको उस चीज़ को पढ़ने में आसान कर देगा, आसानी। समझ रहे हो ना बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गुड, और इसको बाद में अच्छे से रट लेना। देखो जैसे कि इसमें दे रखा है कुछ ग्रुप दे रखा है, जैसे कि टाइगर है, टाइगर किस में आएगा, टाइगर जो होता है ना, पहले ये जानो। ठीक है, टाइगर के बारे में जानते हैं। ओके, देखो इस यहाँ देखो पहले है कैटेगरी है, कैटेगरी में किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। अगर देखा जाए टाइगर, तो टाइगर क्या है, रैंक है। टाइगर किस किंगडम में आता है, एनिमेलिया में आता है। टाइगर का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, और क्लास क्या है, तो मेमेलिया है। और वो देखा जाए ऑर्डर क्या है, तो कार्निवोरा है। फैमिली कौन सा है उसका, तो पैंथेरा है। जीनस क्या है, तो जीनस इसका पैंथेरा है। और स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज का टिग्रिस है। ओके,
अब उसके बाद आता है इस मैंगो के बारे में। मैंगो जो होता है प्लांटी में आता है, और इसमें देखा जाए इसका फाइलम क्या है, तो इसका फाइलम है ट्रैकियोफाइट, और क्लास क्या है तो मैगलोप्सिटा, और ऑर्डर क्या है तो स्पिनाडेल्स, और कुल फैमिली क्या है इसका तो एनाडेसिया, और जीनस क्या है तो इसका मैंजीफेरा, जाति क्या है तो इसका स्पीसीज क्या है तो इंडिका, याद रखना। फिर देखा जाए इसी में बोल रहा है कि ब्रेड मोल्ड जो है इसका किंगडम है हमारा ये फंजाई। इसका देखा जाए क्या बोलते हैं इसका डिवीजन, तो डिवीजन है इसका इमायोसिटा। और उसके बाद इसका देखा जाए ऑर्डर, तो ऑर्डर है हमारा जाइगोमाइसिट। और देखा जाए इसका फैमिली, तो ये मतलब इसका देखा जाए क्लास, तो क्लास है म्यूकोरियल्स। और देखा जाए इसका फैमिली, तो फैमिली इसका म्यूकोरियसिया। और देखा जाए जीनस, तो जीनस का राइजोपस। और देखा जाए स्पीसीज उसका है नाइग्रेसियम्स। उसी तरह इसका यूग्लिना है। यूग्लिना में देखो ध्यान समझ, यूग्लिना जो होता है वो प्रोटिस्टा में आता है। इसका जो होता है कि जो डिवीजन या प्लांट जो होता है ना वो होता है यूग्लिनोफाइटा। और देखा जाए इसका ये क्लास, तो क्लास इसका हो जाएगा यूग्लिनोफाइसी। और इसका ऑर्डर नहीं होता है, फैमिली इसका यूग्लिनेसा है, यूग्लिना इसका जीनस है, वेरोइड्स इसका स्पीसीज है। ठीक है, ये स्यूडोमोनास में जो है पहला जो है ये थोड़ा रैंक है। और उसमें देखा जाए मोनिया जो है वो उसका किंगडम है, और यू बैक्टीरिया जो है वो उसका नॉर्मली फाइलम है। और देखा जाए साइजोमाइसिट जो है वो उसका क्लास है, स्यूडोमोनास जो है वो उसका ऑर्डर है, और स्यूडोमोनाडेसिया जो है वो उसका फैमिली है, और स्यूडोमोनास जो है वो उसका जीनस है, और मेलवेनियन सीरम जो है वो उसका स्पीसीज है। तो इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस पूरे को रट लो, ये पूरा एक याद दे दिया है, काफ़ी इजीली वे में समझ में आएगा। अब है कुछ हमारा टैक्सोनॉमिक टूल्स। ठीक है, टैक्सोनॉमिक टूल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। टैक्सोनॉमिक टूल्स क्या है, देखो पहले समझा ध्यान से। टैक्सोनॉमिक टूल्स में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझो। जंतुओं, वनस्पतियों तथा जीवधारियों के वर्ग को अध्ययन की कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, फॉरेस्ट्री, उद्योगों, इंडस्ट्री में विशेष उपयोगी होती है तथा इससे जैव विविधता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वर्गीकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जीवधारियों का सही वर्गीकरण तथा उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन करना है। पेड़ पौधे तथा जंतु की विभिन्न जातियों की पहचान के लिए प्रयोगशाला में तथा प्रयोगशाला के बाहर फील्ड पर अत्यधिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, अधिकांशत यह पहले से उपस्थित पौधे और प्राणियों को देखकर तथा तुलना करके किया जाता है। इसके बाद उसे नाम दिया जाता है। वर्गीकरण का अध्ययन अध्ययन के लिए जंतु तथा वनस्पतियों का संग्रहण करना अति आवश्यक है। ठीक है, इनका उपयोग जो है ना जीवों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इनमें जो भी सूचनाएं मिलती है प्राणियों तथा पौधे के निर्माताओं सहित भविष्य में अध्ययन के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है। जीवधारियों यानी कि वैज्ञानिकों यानी कि बायोलॉजिस्ट ने सूचना सहित जंतु और तथा पौधे के नमूने को संचय करने में के अनेक विधियों, तकनीकों तथा साधनों का विकास किया है, जो जंतु तथा पादप पहचान, नामकरण और उनके वर्गीकरण की किस प्रकार की मुख्य रूप से सहायता होते हैं। सामान्यतः हर्बिवेरियम, वनस्पति उद्यान यानी कि बोटैनिकल गार्डन तथा जूलॉजिकल पार्क यानी कि चिड़ियाघर इत्यादि के मुख्य सहायता साधन है, जिनका वर्गीकी के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, वर्गीकरण करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, टैक्सोनॉमिक टूल्स होते हैं। टैक्सोनॉमिक टूल्स मतलब क्या होता है, देखो टैक्सोनॉमिक टूल्स में बहुत सारे एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, इंडस्ट्री करते हैं। देखो हमारे आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है। ठीक है ना, उस सब को साथ में हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग को किसी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको पहचानते हैं, फिर उसका नाम देते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं। वो सब करने को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो याद रहे कि इसमें टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी चीज जीव को जो होता है उसको जानो, उसका नाम दो, उसको किसी चीज में स्टोर कर दो, चाहे वो हेर्बेरियम हो, चाहे बोटैनिकल गार्डन हो, चाहे जूलॉजिकल गार्डन। जैसे मान लो तुमको कोई तितली मिली, तो तुम तितली को क्या करो, उसको ना एक हेर्बेरियम शीट पे
स्टेपलर मार के उसको प्रिजर्व करके उसको सालों लाखों साल तक, मतलब हजारों साल तक रख सकते हो, जिससे आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में कुछ आइडिया मिले कि पहले की जो तितली थी वो ऐसा हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अगर आपके नज़र में कुछ ऐसे जीव है जो कि ख़त्म होने वाले हैं, तो उस जीव को आप जो है जूलॉजिकल पार्क में दे दें, जिससे क्या होगा, वो जीव आने वाले भविष्य में वो ख़त्म नहीं होगा, और जो हमारे होने वाले जो फ्यूचर में जो लोग होंगे उसे बाद में उस चीज़ की नॉलेज मिल पाएंगी। और कुछ पौधे भी है जो कि आज के ज़माने में नहीं पाए जाते हैं, तो वो सारे पौधे जो होते हैं बोटानिकल गार्डन में आज भी स्थित है। तो याद रहे, किसी भी जीव को ख़त्म होने से बचाने के लिए हम लोग हर्बेरियम या बोटानिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क का यूज़ करते हैं। ये आने वाले समय में हमें इस चीज़ की नॉलेज देते रहेगी, यही कारण है कि हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए। अब पहले बोल रहा है हमारा हर्बेरियम के बारे में, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं है बट फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम वर्गीकी के लिए तत्काल स्तनभर्व तंत्र उपलब्ध कराता है। ये वह स्थान है जहां पर पौधे को विभिन्न तकनीकों द्वारा परीक्षित प्रिजर्व किया जाता है। हर्बेरियम बनाने के लिए पौधे एकत्रित कर लिए जाते हैं और तथा इनके नमूने स्पेसिमेन को कागज की शीट पर सूख्यता कागज ब्लॉटिंग पेपर पर सुखाकर तथा दबाकर परीक्षित किया जाता है। इन शीटों पर को एक मान्य वर्गीकरण प्रणाली में के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हर्बेरियम शीट को लेबल कर लिया जाता है। लेबल पर पौधे का वनस्पति नाम, ये स्थानीय नाम, जगह, समय, लक्षण तथा संचयकर्ता का नाम लिखा जाता है। ये नमूने स्पेसिमेन सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। विश्व में 18वीं सदी में आज तक अनेक हर्बेरियम स्थापित हो चुके हैं, जिन्हें निम्नलिखित मुख्य है। जैसे कि हमारा दे रखा है रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है, रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है वो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है। यूएस स्टेट नेशनल हर्बेरियम जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। हर्बेरियम जो होता है उसमें बोटानिकल म्यूजियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल ये उसमें हम लोग प्लांट को स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को ध्यान रखना। देखो हर्बेरियम क्या है, एक सीट लाइक पेपर होता है जिसके अंदर बहुत सारे जीव को चपटा करके वहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। हर्बेरियम क्या है, एक बोटानिकल या फिर कोई स्पेसिमेन को का वो मतलब हर्बेरियम क्या एक सीट लाइक पेपर है जिसमें हम लोग किसी भी जीव को जो है प्रिजर्व करते हैं, ठीक है ना, फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, ताकि आने वाली पीढ़ी में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को नॉलेज मिल सके, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग इसको भी याद कर ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल हैं बायोलॉजी में, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग कंठस्थ कर ले, ठीक है। एक मिनट अब इसका फोटो लेते हैं, इसको कट करके रखना पड़ेगा ताकि बाद में हमें इसी को पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यस, ग्रेट, ये हो गया। और कुछ और नाम भी दे रखे हैं, जैसे यहाँ दे रखा है, पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, ओके। कह रहा है ऊपर से देखो, हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है। मद्रास हर्बेरियम जो है वो हमारा कोयम्बटूर में है और हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। हर्बेरियम बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इलाहाबाद में है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को, ये सब नेम है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई डोंट थिंक इवन अबाउट इट कि एग्ज़ाम ही नहीं, ये रियल लाइफ में बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ये सब सारे जो सीट है वो सब कहाँ पाए जाते हैं, इसी को ध्यान रखेंगे। कुछ लखनऊ में पाए जाते हैं, कुछ इलाहाबाद में, और कुछ जो है देहरादून में, इसी जगह पे वो पाए जाते हैं। अब आता है बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, समझो। बोटेनिकल मतलब क्या लगता है, प्लांट, गार्डन मतलब बगीचा। तो ये ऐसा गार्डन है जहाँ पे मतलब बहुत सारे प्लांट को स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब वैसे प्लांट जो कि फ्यूचर में बचे रहे, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जो कि आने वाले ये युग में ख़त्म होने वाले होते हैं, तो वैसे प्लांट को ना ख़त्म हो जिस कारण से हम उसे एक जगह स्टोर करते हैं और उस जगह को हम लोग बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन, ओके। हाँ,
अब ये क्या कह रहा है समझे ध्यान से, ये बुक क्या कह रहा है। बुक कह रहा है वनस्पति उद्यानों के संदर्भ के लिए जीवित पौधे का संग्रहण किया जाता है। तो इन उद्यानों में पौधे की विभिन्न जातियों को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर उसका वनस्पति नेम यानी कि बोटैनिकल नेम तथा उसके कुल फैमिली के नाम लेबल लगा रहता है। ये उद्यान जीवित पौधे के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुछ मुख्य वनस्पति उद्यान निम्नलिखित जैसे कि रॉयल बोटैनिकल, देखो हो रहा है क्या इसमें, क्या कह रहा है। रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो होता है एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे जीवों को जो होते हैं वो कंजर्व कर लेते हैं यानी प्रिजर्व कर लेते हैं, यानी वो उसको संग्रहित करते हैं ताकि वो आने वाले समय में वो काफ़ी ज़्यादा बचे रहे। यही बात इस बुक में लिख रखा है और ये बताना चाह रहा है कि जब भी हम लोग किसी प्लांट को जो बोटैनिकल गार्डन में रखते हैं तो उस बोटैनिकल गार्डन में उसका एक बोटैनिकल नेम होता है और उसका एक फैमिली नेम होता है। ठीक है, कुछ नया तो नहीं था, बस उसका फैमिली नेम होगा, बोटैनिकल नेम होगा। अब बोटैनिकल गार्डन क्या है तो वहाँ पे हम लोग प्लांट को रखते हैं और कहाँ कुछ था और कुछ नाम दे रखे हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला बोल रहा है रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो है वो हमारा एडिनबर्ग में यानी कि स्कॉटलैंड में है। इंग्लैंड बोटैनिकल गार्डन जो है वो सीफपुल कोलकाता में है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन के जो कि भारत का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है। नेशनल बोटैनिकल गार्डन जो है लखनऊ में है, जो कि लॉयड बोटैनिकल गार्डन यानी कि दार्जिलिंग में है। बोटैनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारा नेम जो है ये नेम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ नहीं। ओके, इस चीज़ को भी आप लोग कहीं कॉपी में लिख ले, ओनली एग्जाम्पल ही आपके काम आएंगे और कुछ नहीं, बाकी तो आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। अब आता है म्यूज़ियम के बारे में। म्यूज़ियम देखते ही आपको कुछ याद आता होगा कि म्यूज़ियम में मतलब कि कुछ ऐसे होंगे कि बहुत सारे मरे हुए जीव होंगे जिसका हड्डी लगा होगा, या फिर बहुत सारे डायनासोर का हड्डी दिखता होगा, है कि नहीं है। कुछ ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी। अगर आप जैसे ही म्यूजियम का नाम सुनते होंगे आपके दिमाग में एक अजीबोगरीब ख्याल आता होगा डायनासोर के बारे में, उसका अर्थ कंकाल के बारे में। ठीक है, तो म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे जानवरों की हड्डियों को आज भी स्टोर रखा गया है, अर्थात वहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं की जो तलवार है एवं उसके जो अवशेष होते हैं उसे भी वहाँ आज तक रखा जाता है। ठीक है ना, म्यूजियम में। ओके, अब देखो बोला जाता है क्या, बुक क्या कह रहा है। बुक कह रहा है आपको संग्रहालय में जंतु तथा पौधे के परिचित नमूनों यानी कि प्रिजर्व स्पेसिमेन को स्तंभर्ध हेतु सुरक्षित रखा जाता है। ये प्रायः शैक्षिक स्थानों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। ये स्पेसिमेन्स परीक्षित घोल यानी कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डालकर मर्तबानों जार्स में सुरक्षित रख जाते हैं। इन्हें सूखा कर भी परीक्षित यानी कि प्रिजर्व करते हैं। कीटों की विभिन्न जातियों को एकत्र करके उन्हें मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखा जाता है। आकार में बड़े पशु पक्षियों तथा स्तनधारियों जंतुओं को मारने के बाद उनके नमूनों यानी स्पेसिमेन को उनमें भरण पदार्थ यानी कि स्टफिंग मटेरियल भरकर उसे परीक्षित करते हैं। म्यूजियम में प्रायः ये पशु पक्षियों का कंकाल भी संग्रह यानी कि परिपरीक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन किया जाता है। परिरक्षित घोल के रूप में यानी कि फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेलिन याद रखना। फॉर्मेलिन जो होता है ना, फॉर्मेलिन यानी जो बोल रहा है अभी, हाँ याद रखना। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको मैंने बेकार खींच लिया, इसको डिलीट करो। फॉर्मेलिन तो आप लोग को याद रहेगा ही रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फॉर्मेलिन जो है उसमें हम लोग 40% फॉर्मेलिन का घोल डालकर उसे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ तो था नहीं। अब इसी में देखा जाए तो म्यूजियम में जो होता है जू आता है, मतलब म्यूजियम अलग है, जू अलग है। देखो म्यूजियम में समझ लिया, म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे डायनासोर की हड्डी रखे जाते हैं। अब इसमें बुक में क्या कह रहा है, बुक में ये कह रहा है कि जब भी आप लोग म्यूजियम के बारे में सुनते हो तो म्यूजियम बहुत सारे ऐसे स्पेसिमिन है जिसका जो कि वहाँ पर प्रिजर्व है आज भी, और मतलब कि आज भी बहुत सारे स्पेसिमिन है जो कि ये म्यूजियम में रखे गए हैं, जैसे कि डायनासोर का हड्डी हो गया। इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे हम लोग अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं उसको बचाने के लिए। जैसे मान लो कोई डायनासोर है आपका, वो डायनासोर को हम लोग डायरेक्ट तो कहीं पे रख के नहीं रख सकते ना, मतलब एक समय के बाद क्या होगा उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो कीड़ा ना लगे इस कारण से हम उसमें बहुत सारे अलग अलग के ये सॉल्यूशन यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, ताकि वो आने वाले समय में उस पर कोई कीड़ा मकोड़ा न लगे। ठीक है, और वो इन फ्यूचर हमें कोई भी दिक्कत
क्रिएट ना हो इसको लेके, ठीक है। हाँ, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और बोल रहा है कि जब मान लो कोई लाश हो तो उस लाश को लाखों साल तक बचाने के लिए हम बहुत सारे फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं। फॉर्मेलिन जो होता है वो 40% ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये सब बात था म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम के बारे में समझ लिए, एक बार फिर सुन लो। म्यूजियम एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब बहुत सारे लाश, हड्डी, कंकाल और अदर टाइप के काफ़ी कॉस्टली चीज़ को हम लोग प्रिजर्व करते हैं सालों के लिए, ठीक है। और उसमें कुछ केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं उसको बचाने के लिए, जैसे कि कुछ सॉल्यूशन हो गया या कुछ घोल हो गया किसी चीज़ का बनाकर, या कोई भी अदर टाइप का केमिकल यूज़ कर लिए। और खासकर फॉर्मेलिन तो यूज़ करना ही चाहिए। फॉर्मेलिन जो होता है ग्लास को टिकाने के लिए बहुत काम आता है, ओके। हाँ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चिड़ियाघर और जूलॉजिकल पार्क के बारे में, ओके। तो चिड़ियाघर सुनते हैं वो क्या याद होगा? चिड़ियाघर क्या है? ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत से जानवरों को रखा जाता है, उसके लिए जगह बना के, जहाँ पे मतलब एक बहुत सारा जंगल मतलब कि पूरा एक एरिया लिया जाता है। उस एरिया में बहुत सारे अलग अलग प्लेस लेके उसके लिए अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग जगह, मतलब बोलते नहीं, पूरा मान लो कोई ज़मीन ले लिया, उस ज़मीन में अलग अलग कंपार्टमेंट बांट के उसको अलग अलग जीव को रहने के लिए वहाँ पर एक इन्वायरमेंट दिया जाता है। फिर वही जीव वहाँ पर अपने मतलब कि वहाँ पर लाइफ टाइम रहते हैं, ठीक है ना। अब मान लो एक पार्टिकुलर टाइम का अगर लगता है चिड़ियाघर वाले को ये बड़ा हो चुका है, इसे छोड़ देना चाहिए, तो वो उसे जंगल में छोड़ भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत था। अब लोग पहले था बुक क्या बोल रहा है, ठीक है। बुक क्या बोल रहा है, तो हेलो बुक जी, आगे पढ़ते करेंगे। चिड़ियाघर जू अथवा प्राणी उद्यान जूलॉजिकल पार्क, इनमें प्रायः वन्य आवासीय जीवित प्राणियों वाइल्ड एनिमल्स को सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है तथा उनके वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट तथा प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन पर विशेष ध्यान रखते हुए उनका संरक्षण किया जाता है। इससे हमें उनके आहार, स्वभाव तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। चिड़ियाघर में सभी वन्य जीवों को जहाँ तक संभव हो सकता है उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। भारत में लगभग 72 करोड़ चिड़ियाघर एवं 556 भंडारण्य है, ठीक है ना। भारत में प्रमुख जंतु भंडारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स निम्नलिखित है, जहां पर जंतुओं को उनकी प्राकृतिक आवासीय परिस्थितियों में रखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कुछ नया नहीं था, ये कहीं बच्चों वाली बात थी। मतलब जूलॉजिकल पार्क क्या है, तो जूलॉजी समझ ही गए। जू क्या है, तो जू एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग जानवरों को एक सही इन्वायरमेंट देके उसे वहाँ पे पालते हैं, पोसते हैं, ताकि वो आने वाले समय में हम उसके बारे में जान सके वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, वो एग्रेसिव है कि नहीं है, शांत है कि हल्ला करता है, या क्या क्या कर सकता है, हम उसके बारे में बहुत चीज़ को जान पाते हैं, ओके। अब कुछ ऐसे जगह भी है, जैसे कुछ ऐसे हमारे इंडिया में प्लेस है, जैसे कि हमारा जान लो कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि गिर हो गया, गिर उद्यान पार्क हो गया जो कि गुजरात में है, ठीक है ना। हाँ, भारतीय सिंह। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जोरहट में है, ठीक है, असम में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में है, ओके। तो इस चीज़ को लोग भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, ओके। इसी का भी फोटो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। फोटो ही फोटो लेते चलो भाई मेरे, बहुत सारे सेल्फी लेने पड़ेंगे आपको बायोलॉजी में, है वही नहीं होता बायो, हलवा नहीं है भाई, समझा क्या। हलवा होता तो आजकल सब नहीं पढ़ते बायो, सबकी बस की थोड़ी है ना, गांड फट जाता है पढ़ने में बायो। इस चीज़ को अलग ध्यान रखना, बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप, बायोलॉजी हलवा नहीं पढ़ रहे हो, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है, ओके। बहुत सारे सेंचुरीज है, नेशनल पार्क भी है, इस चीज़ के बारे में अपने कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ओके। कैच सुन, पीछे यहाँ पे मैंने ये कह दिया, महाराष्ट्र कह दिया, मध्य प्रदेश कह दिया, फिर बोल रहा है कॉर्बेट। जो कॉर्बेट नेशनल जो होता है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नैनीताल में है, उत्तराखंड में है, जहाँ चीता को रखा गया है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे चीता को रखा गया है। जंतु विहार यानी कि सेंचुरीज जो है, जहाँ पे घना पक्षी विहार है जो कि भरतपुर राजस्थान में, ओके। चिल्हा झील जंतु विहार जो है वो बालूगांव उड़ीसा में है। अन्नामलाई जंतु विहार कोयम्बटूर
कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में है। सासनगिर सेंचुरी गुजरात में है। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर हमारा है टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की है, उसके बारे में जान लेते हैं पहले हम लोग। क्या बोलते हो पब्लिक? देखो सीधा समझो, टैक्सोनॉमिक की जो होता है ना, इसकी मदद से हम लोग मतलब बहुत सारे जीवों को जान पाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात इतना ही बोलता है। टैक्सोनॉमिक की क्या है? वो किसी भी जीव के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज देता है, इतना ही तो है। अब इसमें बुक में क्या कह रहा देख लेते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण तथा पहचान के लिए जो लक्षण वर्गीकृत सहायता में उन्हें वर्गीकरण कुंजी कहते हैं, ये अज्ञात जीवधारियों की पहचान में सहायक होती है, तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती है। ये वर्गीकृत पौधों तथा जंतुओं को पहचान के साथ साथ उनकी वर्गीकृत यानी कि स्थिति यानी कि टैक्सोनॉमिक पोजीशन ज्ञात करने में भी सहायक होती है। ये अन्य वर्ग की साधन सामग्री है। इनका उपयोग समानताओं तथा असमानताओं सिमिलरिटी यानी कि डिसिमिलरिटी के आधार पर पौधों को प्राणियों को पहचान के लिए किया जाता है। और तो और यह कुंजी सामान्य दो विपरीत लक्षणों यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टर पर आधारित है। ये विपरीत लक्षण युग्म पेयर्स में होते हैं जिन्हें कॉपलेट कहते हैं। इन्हीं पर विपरीत लक्षण में जो अज्ञात जीवधारी के लक्षण से मिलता जुलता होता है उसी के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। वर्गीकृत संवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के प्रत्येक टैक्सॉन जैसे गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। कुंजी श्रेणी के आधार पर, वर्ग के आधार पर, कुल के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर विभिन्न टाइप के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, वर्गीकृत की जाती है। ठीक है ना। वर्गीकृत कुंजी दो प्रकार की होती है। पहला एक बोल रहा है ब्रैकेटेड कुंजी या घिरी हुई कुंजी। इनमें एक एकांतर लक्षण कोष्ठी संख्या में दिए गए हैं। ये इंडेंटेड कुंजी या यॉर्ड कुंजी, इनमें दो या दो से अधिक एकांतरित लक्षण का क्रम होता है जिससे चयन व विलवन किया जाता है। उदाहरण के लिए 9 कशेरुकों, तोता, मुर्गी, बत्तख, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़ व बकरी को पहचानने के लिए दो प्रकार की कुंजियां निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब समझिए आपने। टैक्सोनॉमिक जो है ऐसा टाइप का की है जिसमें हम लोग जीवों के बारे में पहचानते हैं। यह जो होता है अलग अलग टाइप के जीव के बारे में अलग अलग नॉलेज देता है। ठीक है ना। और नॉर्मली हम लोग किसी चीज़ को पहचानने से पहले उसे अलग अलग क्लासीफाई करते हैं उसके अलग अलग बेसिस पर, तो सारे बात में दे रखा था। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ कुछ बात दे रखा है, इसको हम लोग ध्यान कर लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिड यू गॉट माई पॉइंट? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, इस चीज़ को हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी की, ब्रैकेट की। ओके, अब देखो यहाँ देखा है पंख उपस्थित होगा, जालनुमा टाउ, मतलब कि कैसे कैसे पहुंचाने का। देखो पहला पंख होगा, उसमें टोज होगा, फिर से टोज होगा, फिंगर होगा, चोंच होगा तो तोता है एग्जाम्पल, चोंच मूव करेगा तो मुर्गा है। समझ रहे हो ना। ऊपरी चोंच हो मूव करेगा, ऊपर चोंच मूव करेगा तो फिर तोता है, और गति वाहन करेगा तो मुर्गा है, मुर्गी है। पंख होगा, रदन होगा, चढ़ने की एबिलिटी होगी कहीं भी तो बिल्ली हो, जैसे एग्जाम्पल बिल्ली हो गया। चढ़ने की अयोग्यता हो तो कुत्ता होगा, मतलब कहीं भी ना चढ़ पाए तो कुत्ता होगा। रदन उपस्थित, चूचुक दो होते हैं, तो उन उपस्थित मतलब ऊन उपस्थित जैसे भेड़ में वो पाया जाता है, और जिसमें ऊन ना पाया जैसे कि बकरी हो गया, कुत्ता हो गया। चुचुक हो गया, चार हो गया। मुड़े हुए सींग हो गया जैसे कि भैंस हो गया, सीधे सींग जैसे गाय हो गया। ठीक है, ये सब क्या है हमारा आइडेंटिटी की है। फिर एक ब्रैकेट की, जैसे पंख दो होगा, पंख अनुपस्थित चार होगा। ठीक है ना। जालनुमा मतलब कि जो टो होगा वो जाल जैसा होगा, तो बत्तख में जाल से पाया जाता है। जाल जैसा किसमें नहीं पाया जाता तो 3 में नहीं पाया जाता। इट इज सोन का दे रखा। ठीक है, तो इस चीज़ का लोग ध्यान रखेंगे, बस याद कर लेना, और कुछ नहीं। फालतू चीज़ें कुछ काम का नहीं है। नीट में नहीं पूछा था इससे कुछ भी, या फिर देख लो एक बार में, नहीं रहना तो कोई काम का नहीं है। ये मैच द फॉलोइंग। ओके, आई थिंक
ओके, डोंट मैटर, बकवास चीज़ है ये सब, फालतू चीज़ें। इस नीचे क्या बोल रहा है, इसी प्रकार के पादप अंडकों, फलों यानी कि पुष्पीय लक्षणों व पत्तियों के आधार पर उसे पहचान सकते हैं। ओके, अब देखो इसका कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है, यानी कि स्मरणीय बिंदु है, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, पहचाने क्या, इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, क्या बोलते हो, घूम जा भाई, घूम गया, देखा भाई मेरा बात मानता है ये का। चलो स्टार्ट कर दे। गुड, कह रहा है सभी जीव जनन, रिप्रोडक्शन, वृद्धि, ग्रोथ तथा पर्यावरण के प्रति अनुकूलन करते वाले होते हैं। मतलब कि जितने भी जीव हमारे आसपास है वो सब के सब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करते हैं। बात तो सही है, यही बात बोल रहा था ना। जीवधारियों में अलग अलग टाइप के रूप, रंग, हैबिटाट यानी कि आवास, कार्य की यानी कि फिजियोलॉजिकली एवं आकारिकीय लक्षण से संबंधित भिन्न मिलती है। बिल्कुल सही है, मतलब कि जो जीव होते हैं ना, पहला क्या बोल दिया कि उसमें सारे जीव जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ग्रोथ भी होता है, और जीव जो होता है उसके रफ मतलब जो होता है कलर होते हैं, हैबिटाट जो होते हैं, फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब कि दिखने में उसका रंग अलग होगा, रहता अलग अलग जगह पे होता होगा, और उसका मेंटली जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो भी अलग अलग होगा। ओके, अब जीवों में किस्में, जो जीव की किस्में और उनकी विविधताओं को अध्ययन कर में रखे, और जीव वैज्ञानिकों यानी कि बायोलॉजिस्ट ने जीवों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ नियम प्रदान किए। वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों को आधारित वन्यजीवधारियों पर का वर्गीकरण किया जाता है उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, साइंस का वैसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर करते हैं उसे हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है जीवधारियों में जाति वृत्त यानी कि संबंध होता है, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है का अध्ययन, तथा इस संबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमैटिक कहलाता है। मतलब होता क्या है, पहले से बोल रहा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कौन कौन सा ये गुण आया है उसे हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। बोलिए ना, मतलब इवोल्यूशनरी मतलब कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या क्या बदलाव आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, और सिस्टमैटिक मतलब होता है उस चीज को अरेंजमेंट करना, उस चीज को अरेंज कर देना। ओके, सिस्टम मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अब बोल रहा है वर्ग की मतलब होता है टैक्सोनॉमी, और वर्ग की विज्ञान मतलब सिस्टमैटिक, एक दूसरे के पूरक है एवं इसके लिए कभी कभी एक दूसरे के पर्यायवाची सिनोनिम के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर प्रस्तावित की, एवं इस पद्धति में जीवों के दो नाम होते हैं। पहला नेम को हम लोग जेनेरिक नेम बोलते हैं, दूसरा नेम को हम लोग स्पेसिफिक नेम बोलते हैं, जिसमें भी जो होते हैं ICBM और ICZM से मान्य प्राप्त होने के बाद तथा अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। ठीक है ना, समझ रहे बात, मतलब कि जो कैरोलस लिनियस है ना, उन्होंने बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर दिया। अब बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर में जब भी कोई जीव का नाम है, तो मान लो कि हमारा नाम है ये पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा जो है वो जीनस नेम होगा और लियो जो है वो हमारा स्पीसीज नेम होगा। ठीक है, और इसमें ICZM या ICBM को हम लोग यूज़ करके तभी हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। ओके, अब सर्वप्रथम देखा जाए इसमें और क्या देखा, सर्वप्रथम जॉन रे ने जाति शब्द दिया। सबसे पहले जाति शब्द किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था, एवं जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने साथ प्रदर्शित करता है। इसमें अनेक वर्ग पद है जिन्हें वर्गीकृत संवर्ग यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अथवा टैक्सा कहते हैं। ये सभी वर्ग वर्गीकृत पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ कैटेगरी बनाते हैं, जिसमें सबसे छोटा वर्ग स्पीसीज और सबसे बड़ा वर्ग किंगडम होता है। पदानुक्रम के सभी को नीचे की ओर बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि ऊपर सबसे ऊपर होता है किंगडम, सबसे नीचे होता है स्पीसीज। जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो उसका जो है होता है ना नंबर घटेगा, लेकिन उसके अंदर का जो कॉमन कैरेक्टर है वो होगा बढ़ेगा।
फिर हमारा बोल रहा है आईसीजेडएम। आईसीजेडएम क्या बोल रहा है, इसके अनुसार वर्गीकरण के विभिन्न पद तथा टैक्सा व्यवस्थित यानी मतलब कि सफिक्स एवं जैसे कि विभाग डिवीजन का ये सफिक्स डाटा फाइटा होता है और फैमिली का एशिया होता है और ऑर्डर का एल्स होता है। तो बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो आईसीबीएम जो होता है ना प्लांट के बारे में है। इसमें क्या होता है ना, एक प्लांट में जो होता है कि अलग अलग टाइप के उसमें इंफॉर्मेशन दे रखे होते हैं। हम प्लांट के बारे में पहचानेंगे कैसे, ये सब बारे में दे रखा है। जैसे मान लो कोई प्लांट दे दिया, आपसे पूछा जाए कि क्या ग्रुप है, या वो फैमिली में आता है या ऑर्डर में आता है, क्लास में आता है या फैमिली में आता है, तो उस टाइम आपको पहचानने के लिए ये चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा आईसीबीएम रूल को। आईसीबीएम में बहुत सारे सफिक्स होते हैं। जैसे कि आपको मान लो डिवीजन के बारे में पूछेगा तो उसमें फाइटर लगेगा, और कॉल फैमिली के बारे में पूछेगा तो एशिया लगेगा, और उसके ऑर्डर के बारे में पूछेगा तो एज लगाएंगे। ओके गुड। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहा ना, मतलब ये बस पीछे लगा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप में आता है। अब देखो हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम जो होता है और जूलॉजिकल गार्डन होता है, ये ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग मतलब ऐसा चीज है जिसमें हम लोग किसी भी जीव को प्रिजर्व करते हैं। हर्बेरियम जो होता है पतला चादर जैसा होता है जिसमें हम लोग जीव को चपटा करके रखते हैं। अब बोटेनिकल गार्डन ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग किसी जो प्लांट को स्टोर करते हैं। म्यूजियम ऐसा जगह है जहाँ पे लोग हड्डी कंकाल को रखते हैं। जियोलॉजिकल पार्क ऐसा जगह है जहाँ पे जो जीव खत्म होने वाले होते हैं उसे वैसा इन्वायरमेंट दे के उसे हम लोग वहाँ पर प्रिजर्व करते हैं, ताकि आने वाले समय में वो जीव को हम लोग वापस से देख सके, उस जीव को खत्म होने से यानी कि विलुप्त होने से बचा सके। फिर नेक्स्ट बोल रहा है हमारा हर्बेरियम वार्गिकी के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध करता है। मतलब कि बहुत सही बात है, हर्बेरियम करने के लिए बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है, रेफरेंस वाला। और वनस्पति विज्ञान में स्तंभ के लिए जीवित पौधे का जीवित अवस्था में संग्रहण किया जाता है, जबकि म्यूजियम में पौधा तथा प्राणियों के लिए नमूनों को सुरक्षित रखा जाता है, और चिड़ियाघर, संरक्षण सेंचुरी तथा नेशनल पार्क में प्राकृतिक आवास की परिस्थितियों में जीवित वन्य जीवों को वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। मतलब बात आपने समझा, मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं ये, जैसे कि म्यूजियम में क्या होता है, हम लोग किसी डेड एनिमल को रखते हैं, लेकिन जो सेंचुरीज होते हैं और जो जू होते हैं, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, वो हम लोग लाइव वाइल्ड एनिमल को प्रिजर्व करते हैं। ओके यही कह रहा है, मतलब कि चिड़ियाघर में किसको रखेंगे, जिंदा को रखेंगे ना, मरा थोड़ी रखेंगे ना। अगर मरा हुआ शेर को रखेंगे कोई देखने जाएगा, नहीं जाएगा। तो मरा हुआ शेर अगर ये सब हो तो उसे हम लोग रखते हैं म्यूजियम में, और जिंदा हो तो उसे रखेंगे लोग जूलॉजिकल पार्क में, ओके, या जू में। अब अगला बोल रहे हैं हमारा वर्गीकृत कुंजीरा फ्लोरा मैनुअल तथा मोनोग्राफ अन्य वर्गीकी साधन सामग्री जिनका उपयोग समानताओं तथा असमानताओं यानी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है ना आपको, देखिए सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर पौधे को पहचान के लिए हम लोग जो है उसे अलग अलग टैक्सोनॉमिक पोजीशन दिए है। मतलब क्या बोल रहा है ना, हम लोग सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, और ग्रुप में बांटना कोई बड़ा चीज नहीं है। ग्रुप में बांटते क्यों है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, कौन जो होता है स्पीसीज में आ रहा है, कौन जीनस में आ रहा है, कौन ऑर्डर में आ रहा है, कौन फैमिली में आ रहा है, कौन क्लास में आ रहा है, कौन किंगडम में आ रहा है, कौन फाइलम में आ रहा है, कौन डिवीजन में आ रहा है। ये जानने के लिए हम उसको अलग अलग ग्रुप में डालते हैं। ओके गुड। अब हम लोग जानेंगे अभ्यासार्थ प्रश्न यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना भाई लोग। यहाँ पे टिक मारने के लिए दे रखा है क्या? एक रुक जाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले हमने इस सेटिंग लगा लिया अपना। अब पहला क्या पूछ रहे हैं, आप ध्यान समझना। ओके हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जा भी सकता है नीट में, तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से समझे तो आपको हर एग्जाम के लिए अच्छा होगा। बोर्ड में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, अब जैसे बोल रहा है पहला, पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है। पुनरुद्भवन जो होता है ना, यानी कि जो रिजनरेशन होता है, वो किसमें पाया जाता है? पहला हाइड्रा में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है, केचुआ में पाया जाता है, चिपकली में। तो हमारा ऑप्शन उतना फालतू न जाते हुए हम जानते हैं कि प्लेनेरिया जो होता है वैसे स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स है, जिसको एक बार काट दो तो वो छोटे छोटे अलग अलग पार्टों में बढ़ जाता है, जिस कारण से वो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कुछ इस टाइप का होता है, देखो पहले ऐसे रहेगा, दिख रहा है, ये ऐसे रहेगा, ये रुक जाओ, ये कुछ ऐसा टाइप का रहेगा,
दिख रहा है आपको? बाद में इसको काट दोगे ना, जब बाद में इसको काट दोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। लेकिन क्या होगा, ये आगे जाके वापस से नया नया दो जीव बन जाएगा। यानी कि ये क्या है, अमर है एक प्रकार से देखा। लेकिन चाइना के लोग इसको मार के खा लेते हैं। तो हमारा पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाएगी सिर्फ प्लेनेरिया में। ओके, करेक्ट आंसर है। फिर सेकंड बोल रहे हैं हमारा वर्ग संबंधित है, मतलब वर्ग के संबंधित है किससे? तो याद रखना, जब हमारा जो वो होता है ना वर्ग, यानी कि हमारा जो वो ऑर्डर हो गया वो हमारा संबंधित होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा वो आंसर जाएगा करेक्ट वर्गीकरण नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो वर्ग किस अकॉर्डिंग होता है? वर्गीकृत नियम के अकॉर्डिंग। मतलब कि किसी भी चीज़ का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग करेंगे ना, कि गुणों के अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं ना, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहा है कोऑर्डिनेटेड संघ जो होता है वो किसका लक्षण है? मतलब कोऑर्डिनेट संघ का क्या लक्षण है? तो पहले तो कोऑर्डिनेट संघ का याद होगा आपको। तो कोऑर्डिनेट संघ का भी लक्षण जो था वो और कुछ नहीं, वो हमारा पश्चगुच्छ उपस्थित था। क्या था हमारा? पश्चगुच्छ उपस्थित। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो हमारा थर्ड का करेक्ट आंसर जाएगा 2 नंबर। फिर बोल रहा है वर्ग की सहायता साधन है, मतलब वर्गीकीय जो है वो किसका सहायता साधन है? पहला नमूना, हर्बेरिया, वनस्पति उद्यान या जंतु पार्क। तो याद रहे हमारा जो वर्गीकीय जो सहायता साधन जो है वो और किसी का नहीं, वो हमारा हो जाएगा वनस्पति उद्यान का, ठीक है ना। तो वर्गीकीय जो सहायक साधन जो है वो हमारा वनस्पति विज्ञान है। हर्बेरियम से कोई साधन थोड़ी ना है, हाँ याद रखना। ओके, फिर बोल रहा है हमारा द्विनाम पद्धति जो है वो किससे संबंधित है? एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कुछ मिस्टेक्स हो गया। मतलब ये तो हमारा सही आंसर गया है। तो हमारा जो बोले थे हमने कि जो फर्स्ट का आंसर है वो हमारा प्लेनेरिया जाएगा, सेकंड का जो आंसर है वो हमारा उसके गुण के अकॉर्डिंग जाएगा, और थर्ड का जो आंसर है वो हमारा जाएगा आई थिंक कुछ मिस्टेक्स हुआ इसमें। हाँ, तो मेरे को समझ में आया गाइस इसमें दिक्कत क्या था। इसमें सिंगल आंसर नहीं देना था, इसमें आंसर देना है डबल टाइप का। तो याद रखेंगे हम लोग ध्यान समझेंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि रीजनरेशन किस में होता है, ठीक है ना। तो याद रहे हमारा जो रीजनरेशन होता है वो हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है, ठीक है, और तो और हमारा छिपकली में भी होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और वही बोल रहे हैं वर्गीय साधन क्या होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हम रूल भी यूज़ करेंगे, और इसका करेक्ट आंसर हम लोग इसका सिद्धांत यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर कोऑर्डिनेट जो होता है उसका सामान्य क्या लक्षण है? कोऑर्डिनेट का सामान्य क्या लक्षण है? तो याद रखना इसका जो सामान्य लक्षण होता है वो है हमारा मेरुदंड की उपस्थिति, और हमारा उसका हो जाएगा ग्रसनीय, और हमारा हो जाएगा उसका और कुछ नहीं तो खोखला तंत्रिका रज्जु, या मेरुदंड बोलो या रज्जु बोलो। मेरुदंड मतलब हो गया आपका ब्रेन वाला पार्ट कुछ टाइप का, और तंत्रिका रज्जु स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो दोनों ही चाहिए ना। उसके बाद हमारा इसमें कुछ क्लोम भी चाहिए, ये तीनों होना चाहिए उसमें, तब जाके वो आंसर बांटा जाएगा करेक्ट। फिर बोल रहा है वर्गीकृत सहायक साधन क्या था? तो वर्गीकृत सहायक साधन जो है वो हमारा जो है वो और कुछ नहीं, वो हमारा जाएगा हर्बेरियम की तरफ, और जाएगा हमारा वनस्पति विज्ञान उद्यान, और जाएगा हमारा जंतु पार्क। मतलब कि अगर देखा जाए क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, और देखा जाए तो जूलॉजिकल गार्डन में, ठीक है ना। बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क दोनों ही हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, तीनों ही। अब द्विनाम पद्धति में क्या मिक्स होता है? द्विनाम पद्धति में जो है सबसे पहले जो होता है कि द्विनाम पद्धति में जो होता है ना आपका द्विनाम पद्धति, ध्यान समझना। द्विनाम पद्धति में आपको सिर्फ वंश पाए जाते हैं और जाति पाया जाता है, स्पेसीज और जीनस पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। द्विनाम में से आपको मान लो ये दे रखा है, आपको मान लो कि पैंथेरा लियो, जिसमें आपका जो फर्स्ट नेम है ना, हाँ ये फर्स्ट नेम है वो आपका दिखलाएगा जीनस को,
और ये सेकंड नेम है ना, वो दिखाएगा आपका स्पेसिस को। तो यहाँ तक कोई दिक्कत रहा? आई होप नहीं रहा होगा। तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले ले और उसको याद कर लेना। ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया बहुकुल पेपर्स में हो गया। अब हमारा आता है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान समझना। अब बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो आंसर पे मत जाना, हम लोग खुद तथ्य के साथ जिएंगे। ओके, हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ तो है भी नहीं। बोल रहा है डैश जैव वर्गीकरण का आधारित इकाई क्या है। तो यार किसी भी चीज का जो होता है ना, जैव है, जैव वर्ग का जो इकाई होगा वो और क्या होगा, स्पीसीज होगा। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो याद रखना सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है स्पीसीज, यानी कि हमारा जाति। करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है ना। वही सेकंड बोल रहा है ये टेक्सोनॉमी जो शब्द जो है वो 1817 में किसने दिया था। तो कॉमन सी बात है ना, किसने दिया था, सीडी मतलब कैंडोला ने, ठीक है। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण समान रूप से किस पर आधारित है, तो कॉमन सी बात है ये हमारा हो जाएगा इवोल्यूशन पे। किसका होगा, इवोल्यूशन पे। ओके, यानी इसी को हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उद्विकाशीय उत्तर। फिर श्रेणीय की अवरोही अवस्था कहलाती है। तो याद रखना उसे हम लोग बोलते हैं श्रेणीय अवरोही का उच्च स्थान जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान समझना। यहाँ तक तो हमारा हो गया, इसको छोटा कर लेते ताकि आसानी हो। तो हमारा ये फर्स्ट का हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, ध्यान समझना। एक मिनट रुक, कुछ फिर मिस्टेक हो गया, कुछ ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है। हाँ अब हो रहा है, हो रहा है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बना लिया। फर्स्ट में क्या कहा हमने आपको बताया है, फर्स्ट का आंसर होगा हमारा स्पेसीज हो जाएगा, जाति हो जाएगा। सेकंड का आंसर हमारा जाएगा सीडी कैंडेला। थर्ड का आंसर हमारा हो जाएगा ईवी मतलब इवोल्यूशन, ठीक है। और चौथा जो हो जाएगा श्रेणियों को अवरोही क्रम में अवस्था करना क्या कहलाता है, तो याद रखना श्रेणी को अवरोही क्रम में करना क्या कहलाता है, क्रमबद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि हायरार्की कहलाता है, याद रहेगा, हायरार्की, ठीक है ना, हायरार्की कहलाता है। और वही शांत घाटी के वर्षा वन में जो होता है वो नदी का बांध द्वारा नष्ट कर मारने वाला, मतलब बोल रहा है कि जो शांत घाटी होता है ना के वर्षा वन में जो होता है, वन डैश नदी में नष्ट होने वाला माने जाते हैं। तो वो कौन था, जो था कुंती पुंजा। क्या था वो हमारा कुछ नहीं है, क्या है, कुंती, याद रहेगा, कुंती पुंजा। ओके, यहाँ पर मोस्टली चीज जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वृक्ष वह झाड़िया से युक्त वनस्पति विज्ञान क्या कहलाते हैं। यार बच्चों वाली बात पूछ रही है ना, उसे क्या बोलेंगे, जो वृक्ष और इससे मतलब युक्त हो, तो कॉमन सी बात है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफिंज टिक। क्या बोलेंगे, ऑफिंज फिटक। हमारा करेक्ट आंसर है ये रहा 6 नंबर, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अब उसके बाद बोल रहे हैं हमारा 7 में बोल रहा है वार्गिकी की सबसे डैश श्रेणी जगत है। यार सबसे उच्च होगी किंगडम, जो है ना किंगडम, वो अभी तक का बिगेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो किंगडम को ही बोलते हैं। फिर डैश ने जीव द्रव्य की मौलिक इकाई होती है। तो जीव द्रव्य की मौलिक इकाई किसने बताया था, जीव द्रव्य मतलब जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने बताया था, तो याद रखना हक्सले ने बताया था। किसने बताया था, हक्सले ने। ओके, तो इसी का ध्यान रखेंगे। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी किसी को दिक्कत हो तो आंसर यहाँ दे रखा है, बट हम लोग ऑनेस्टली आंसर देंगे। ओके, आई थिंक मुझे आंसर को इरेज भी कर देना चाहिए, है कि नहीं है। पहले हम आंसर को इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर फटाफट देंगे। ओके ओके, तो हम पहले इसका जो आंसर है उसको रफ करते हैं। ये रहा हमारा पेंसिल। अब हम इसको नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको पहले स्टेबल करना होगा इसको। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा इधर हो जाओ, इसको स्टेबल कर दो। अब हम इसको घास देते हैं, इसको हम लोग पूरे तरीके से घास देते हैं, ठीक है।
तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम लोग जानेंगे ट्रू फॉल्स क्या होता है। द्विनाम पद्धति जो है वो कार्लोस लिनियस ने दिया था। अरे भाई मेरे, बायनोमिकल नोमेनक्लेचर हमारा कार्लोस लिनियस ने दिया था, और कौन देगा, है कि नहीं है। तो याद रहे हमारा इसका आंसर जाएगा ट्रू के साथ। ओके, उसके बाद बोल रहा है जाति नाम हमेशा सबसे छोटे अक्षर से लिखी जाती है। यार जाति नाम ही तो सबसे बड़ी से लिखी जाती है। उससे जाति स्पेसिस, हाँ स्पेसिस जो है वो छोटे डिजिट से ही लिखी जाती है। तो इसका आंसर भी जाएगा हमारा, एक मिनट ये फिर से क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, फिर बोल रहा है अरस्तु ने पादप विज्ञान मतलब पादप को एनाइमा और इनेमा के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। तो हाँ ये भी सही है, मतलब सॉरी एनाइमा इनेमा नहीं को, वो प्लांट को नहीं, उन्होंने एनिमल को डिवाइड किया था। तो हमारा आंसर जाएगा फॉल्स। फिर बोल रहा है फेनोटाइपिक वर्गीकरण जीवधारियों के डीएनए लक्षणों के डेंड्राइन्स पर आधारित करता है। तो इसका आंसर जाएगा गलत। तो डेंड्राइन पे डिपेंड नहीं करता भाई मेरे, वो डिपेंड करता है हमारा इवोल्यूशन पे। किस पे डिपेंड करता है, इवोल्यूशन पे, याद रखना। ओके, वो डिपेंड करता है हमारा, इसका आंसर जाएगा इवोल्यूशन पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। ओके, इसको याद रखना, ये गलत बता रहा है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है डीएनए डेंड्रॉन्स पे, डेंड्रॉन अलग चीज होता है और रिलेशनशिप अलग होता है। डेंड्रॉन जो होता है वो नर्व्स का जो न्यूरॉन्स होता है उसका एक पार्ट होता है। ओके, अब पांचवा बोल रहा है मूल प्रतिदर्श होलोटाइप कहलाता है। मूल प्रतिदर्श जो होता है वो होलोटाइप कहलाता है क्या, ऐसा है क्या। तो पहली बात की ऐसा बिल्कुल है, ये ट्रू होगा। फिर वर्गीकृत सूत्र केवल लक्षण पर आधारित होते हैं, नहीं, जो बोल रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ उसके बिहेवियर कैरेक्टर पे ही डिपेंड करता है क्या, ऐसा है क्या। हाँ छठा में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज को क्लासिफिकेशन करने के लिए उसके अलग अलग टाइप के गुण को लिया जाता है, ना कि सिर्फ उसके लक्षण को। ओके, तो हमारा इसका आंसर जाएगा फॉल्स की तरफ। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। भाई ये बच्चे वाला सवाल है, सही हो गलत होगा, ये 100% सही जाएगा। तकनीक रूप से वैज्ञानिक का नाम लैटिन भाषा में है। यार देखो, तकनीकी रूप से कोई भी वर्ड जो होता है वो लैटिन भाषा में ही होना चाहिए, तभी ना वो सही होगा। तो हमारा आंसर जाएगा करेक्ट, बट साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। साइंटिस्ट नेम तो साइंटिस्ट का नाम ही रहेगा ना, बट कार्लोस लिनियस ने अपना नाम को कट करके लिन रखा था। ठीक है, कार्लोस लिन। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप नोट कर ले जल्दी से फटाफट, फास्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ा जाए तो था, और बाकी एक काम करते हैं ना, बाकी जो बचा हुआ रेस्ट क्वेश्चन है ना उसे हम लोग बाद में कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कोई दिक्कत। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।